स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 की हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई, तो हम लोग उस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में क्या हुआ इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के साथ, और बाली में ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई। G20 का लोगो इस बार है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। इनफैक्ट इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे G20 एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में। G20 को समझेंगे, G20 किस तरह काम करता है, क्या क्या काम करता है ये जानेंगे, और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट हुई थी उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा में हम लोग क्या समझेंगे, ग्लोबल ऑर्डर को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस G20 समिट में किन एरियाज के ऊपर फोकस था और आगे आने वाले समय में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। स्पेशली MCQ के दृष्टिकोण से G20 का जो डेटा मैं आपको बताऊंगा, G20 के सेक्रेटेरिएट के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत जरूरी होगा फ्रॉम द MCQ पर्सपेक्टिव। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। यू नो दैट स्टडी IQ हैज स्टार्टेड द फाउंडेशन बैच, लाइव फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग बैच एट 8 AM। 11 जुलाई को पहला ओरिएंटेशन का क्लास हुआ, लेकिन आपके पास अभी भी समय है, कुछ ही दिनों का समय बचा है आपको इसमें एनरोल करने के लिए। आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच की कुछ स्पेशल फीचर्स है। लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, 10 महीने के लिए आपका शेड्यूल बना हुआ है, 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। क्रिस्प आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप। आपने जरूर हमारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे इवनिंग बैच के, जहां पे इवनिंग बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इंटरैक्ट किया है रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स के साथ, प्रेडोमिनेटली अनिल स्वरूप सर के साथ वो बात कर चुके हैं। दूसरे भी यहाँ पे ऑफिसर्स आएंगे, आपको इनपुट्स देंगे। 1-to-1 मेंटरशिप चलेगी, जहां पे आपके डाउट्स तो क्लियर होंगे एकेडमिक डाउट्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस वुड आल्सो बी आंसर्ड, जिससे कि वी विल बी गिविंग यू गाइडेंस कंटिन्यूअसली राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ प्रिपरेशन टिल यू रीच लवासना। तो देर किस बात की है, एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आई वुड से हार्डली 48 आवर्स बचे हुए हैं, और ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा फॉर 18,999 रुपीज ओनली। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHUL लाइव विदाउट एनी स्पेसेस यू हैव टू यूज। रिमेंबर द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून, सो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। इस बार की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई बाली में। बाली इज इन इंडोनेशिया, और ये पहला ऐसा इंसिडेंट था कि जुलाई 2022 में पहला ऐसा इंसिडेंट था जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव दे केम एट वन प्लेस। ये ऐसा पहला इंसिडेंट था जहां पे इन दोनों पावर्स की गैदरिंग एक साथ हुई 24 फरवरी 2022 के बाद। आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया का मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ था यूक्रेन के ऊपर, जो अभी एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। 130 डेज से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। और यहां पे इस पर्टिकुलर फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, ही ऑल्सो मेट विद हिज काउंटर पार्ट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, और यहां पे इन्होंने बात की अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इश्यूज। आप यहां पे देख सकते हो दैट EM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी, कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये तो एक सिंपल से डिस्कशन हुई वहां पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं प्रिडोमिनेटली अबाउट G20 और इस G20 की मीट में क्या हुआ। सबसे पहली चीज, G20 है क्या? G20 इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फॉरम। आपको ध्यान रखना है, इंटर गवर्नमेंटल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स हो गए, दूसरे जो डिग्निटरीज है वो भी मिलते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? टू एड्रेस मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज,
टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। और G20 एक ऐसा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है G20। अब जरूरी चीज है कि G20 के मेंबर कंट्रीज कौन है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको G20 के मेंबरशिप के ऊपर कोई सवाल है, क्योंकि यहां पे 20 मेंबर्स इन्वॉल्व है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 19 देश है प्लस द यूरोपियन यूनियन इज इन्वॉल्व। अब आपको जरूरी नहीं कि आप याद रखें, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन इसके मेंबर्स है। ऑस्ट्रेलिया इज देयर, यूएसए इज देयर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, रशिया, इटली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, आपको ध्यान रखना है टर्की, सऊदी अरब और टर्की मेंबर्स है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील फ्रॉम साउथ अमेरिका, Republic of Korea, that is South Korea, and Mexico are also members here. So totally 19 countries plus European Union are the members. और आपको ध्यान रखना है कुछ इनवाइटीज भी होते हैं। स्पेन यहाँ पे एक परमानेंट गेस्ट है, उसको कई बार समिट से बुलाया गया है। स्पेन के अलावा दूसरे कंट्रीज भी है जिन्हें यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, राइट। तो ये तो G20 की मेंबरशिप के बारे में था। अब बात करते हैं G20 की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, अगर G20 ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बनना है तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रेशर आना चाहिए, तो तभी कुछ इस तरह की इंस्टीट्यूशन बनेगी। तो G20 की शुरुआत हुई थी 1999 में और इसको कंसीव किया था G7 ने। इनफैक्ट मैं कहूंगा उस समय पे इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल इट G7, क्योंकि 1999 में इट वाज रादर G8, क्योंकि G7 प्लस रशिया भी था। लेकिन आप जानते हैं कि 2014 से G8 से रशिया को हटा दिया गया, तो इसीलिए G7 बना है। तो मैंने यहाँ पे G7 ही लिखा है। G7 कंसीव्ड इट इन 1999। क्यों? क्योंकि 1990s का जो दौर था, जो दशक था, इट वॉज अ डेकेड ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल। हम लोगों ने देखा यहाँ पे इंडिया में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1991 में। हम लोगों ने IMF का बेल आउट लिया, LPG रिफॉर्म्स लाए, लेकिन कई सारे देशों में यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर आई थी। जैसे कि मैक्सिकन पेसो क्राइसिस हुआ था 1994 में, उसके बाद ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था 1997 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर हुआ। 1998 में इवेंचुअली रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में भी प्रॉब्लम हुई। यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी थी LTCM, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, इट कोलैप्स्ड, इट वाज बैंकरप्ट। उसके बाद पूरे विश्व में लगा कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक ग्रुप की जरूरत है। तो G20 की शुरुआत हुई। G20 का प्राइमरी उद्देश्य क्या था? प्राइमरी उद्देश्य था टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग द मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि डेवलप कंट्रीज तो थे ही यहाँ पे, डेवलप कंट्रीज प्लस द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो उन्हें सेफगार्ड करे बाय ब्रिंगिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इसका प्राइमरी बेसिक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 20-22 सालों में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि नए नए ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नॉर्म्स आ चुके हैं। दूसरे ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि 2 साल पहले कोविड-19 का प्रॉब्लम है, कोविड-19 रिलेटेड फाइनेंशियल बर्डन भी आया, तो इन सब चीजों से भी लड़ने के लिए G20 कई सारे स्टेप्स लेता है, राइट। तो ये है G20 का इतिहास। इसके अलावा G20 कैसे काम करता है, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, G20 का सेक्रेटेरिएट समझ लीजिए न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्लीज रिमेंबर, G20 हैज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, यानी कि G20 की जहां जहां प्रेसिडेंसी मूव होती है, जिस कंट्री में प्रेसिडेंसी मूव होती है, वो बेसिकली वहां पे कामकाज करने के लिए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करते हैं। और काम कैसे होता है, हर कंट्री जो भी 20 कंट्रीज है वो अपनी तरफ से एक शेरपा नॉमिनेट करते हैं। अब शेरपा का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि शेरपा, अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर चुके हैं या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, यू नो शेरपा मतलब वो जो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग में मदद करते हैं या फिर आपको एक दिशा दिखाते हैं। शेरपा बेसिकली मीन्स अ पर्सन हु शोज यू डायरेक्शन। तो शेरपास यहाँ पे मिलते हैं। हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली शेरपा बने हैं एक्स नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। इससे पहले इंडिया की तरफ से G20 के शेरपा थे पीयूष गोयल। यानी कि 20 शेरपास साथ में काम करेंगे और शेरपास बहुत ही क्लोजली काम करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स के साथ, और G20 का एजेंडा सेट करते हैं। तो हर साल G20 में क्या होता है, हर साल G20 में शेरपास की मीट होती है, मल्टीपल टाइम्स शेरपास यहाँ पे मिलते हैं सो दैट दे सेट द एजेंडा। शेरपा मीट के अलावा एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, ग्लोबल जो भी G20 के जो बैंक गवर्नर्स है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है, उनकी भी मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट अभी रिसेंटली जो हुई। इसके अलावा
ईयरली देयर इज ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग या फिर हेड ऑफ द स्टेट समिट। तो आपको ध्यान रखना है G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है एवरी ईयर देयर इज अ न्यू प्रेसिडेंट। और इस साल का प्रेसिडेंट आपको पता है 2022 का इट इज इंडोनेशिया। और जब भी प्रेसिडेंसी मूव होती है तो 3 प्रेसिडेंट्स को चूज किया जाता है, राइट। तो 3 प्रेसिडेंट्स आर चूजन, दे आर कॉल्ड एज ट्रियोका टू हैव अ कंटिन्यूटी इन द एजेंडा। और अभी फिलहाल का ट्रियो का है इटली इंडिया एंड इंडोनेशिया। और आपको ध्यान रखना है इस साल प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के साथ 2022 में। इस साल के अंत में दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी आएगी इंडिया के पास और अगले साल 2023 की जो समिट है वो इंडिया में ही होने वाली है, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट्स एवरी ईयर अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स। और ट्रियोका को सेलेक्ट किया था, 3 कंट्रीज को सेलेक्ट किया था जस्ट टू कीप द कंटिन्यूटी इन द एजेंडा। और इसी के चलते अभी इस साल का जो समिट होने वाला है, जो मेन हेड ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट समिट होने वाला है, वो 15 और 16 नवंबर 2022 को होने वाला है। ये डेट सेट की गई है, टेंटेटिव डेट। जब भी ये होगा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अगले महीने से इंडिया प्रेसिडेंसी उठा लेगा, राइट। तो ये था G20 के बारे में इंफॉर्मेशन, G20 क्या काम करता है, उसका इतिहास क्या है। और अब बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई और यहां पे रशिया इट जॉइन द G20 मीटिंग, यानी कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ही विजिटेड बाली इन इंडोनेशिया विच बेसिकली ओवरशैडोड द एंटायर G20 का एजेंडा। क्योंकि रशिया की यहाँ पे प्रेजेंस थी तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, मैं कहूंगा रशिया और वेस्ट के बीच एक युद्ध चल रहा है, इनडायरेक्ट ही सही। तो एक तरफ रशिया चाइना, दूसरी तरफ एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक है। तो यहाँ पे यूक्रेन इशू इट कंप्लीटली ओवरशैडोड द G20 मीट ऑल्सो। क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहली चीज, इस मीट में एक फ्रैक्चर जरूर दिखा क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर ही फ्रैक्चर हो चुका है। आप जानते हैं कि G20 में बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज है, मैंने आपको ग्रुपिंग बताई। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज है, उन्होंने कंटिन्यूसली यूक्रेन के इशू को हाईलाइट किया। जब भी इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को बोलने की अनुमति मिली या फिर इन्हें समय मिला तो इन्होंने हाईलाइट जरूर किया यूक्रेन के बारे में। और आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इंपोज किया हुआ है स्ट्रिक्ट सैंक्शंस ऑन रशियन इकोनॉमी। रशिया ने यहां पे एक काउंटर स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्चुअली फोर्सिंग यूरोपियन यूनियन एंड अदर्स टू अबैंडन चीप एनर्जी सोर्सेस और दे आर ड्राइविंग द वेज बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। लेकिन कुछ मेंबर्स थे G20 के, जैसे कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, दे हैड अ म्यूटेड रेस्पॉन्स। इन्होंने यूक्रेन इशू के ऊपर ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, ही मेट विद अदर फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी से मुलाकात हुई उनकी, LAC के बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन यहां पे जो फ्रैक्चर दिखा इट वॉज क्वाइट स्टार्क। जर्मनी की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं रिप्रेजेंटेटिव एनालेना बेरबॉक और यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने क्लियरली रूल आउट कर दिया कि हम सेपरेटली सर्गे लैवरोव से मिलेंगे। ऑल दो इन्होंने कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं किया, कीपिंग इन रिस्पेक्ट इंडोनेशियाज रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्गे लैवरोव वाज आल्सो प्रेजेंट, बट कई बार वो फिगर्स हमें देखने को मिले। इनफैक्ट यूके की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी आई थी लिज ट्रस, शी लेफ्ट इंडोनेशिया अर्ली, क्योंकि यूके में वी नो देयर इज अ पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल क्राइसिस गोइंग ऑन। बोरिस जॉनसन रिजाइन कर चुके हैं, फिर रिजाइन करेंगे ये उन्होंने बताया, तो इसके चलते शी लेफ्ट अर्ली। A clear-cut fracture was seen at G20 meet, but despite this, इस फ्रैक्चर के बावजूद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हुए यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स के। पहली हुई ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। फॉरेन मिनिस्टर्स ने यहाँ पे स्ट्रेस किया द कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई कि सभी देश दे मस्ट अडेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्टर्न कंट्रीज दे कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज रशिया ओवर द वायलेशन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस चार्टर। रशिया और चाइना ने यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की आलोचना जरूर की। तो एक तरफ स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बात हुई, एक सेशन हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, दैट वाज ऑन फूड एंड एनर्जी क्राइसिस। तो यहाँ पे सभी फॉरेन मिनिस्टर्स ने हाईलाइट किया दैट देयर इज करंटली अ वेरी वोलेटाइल फेज गोइंग ऑन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। फूड क्राइसिस चल रही है, एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, क्रूड ऑयल के रेट आप जानते हो कि कंटिन्यूसली राइज हुए, अभी कुछ दिनों से डाउन चल रहे हैं, बट स्टिल देयर इज फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
यहाँ पे G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर कहा कि वी नीड टू डेवलप स्ट्रेटेजिक एक्शंस टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, food insecurity problem all over the world, not just in one country, all over the world, fertilizer shortage that is running throughout the world, इसके अलावा rising energy costs, और इन सब से लड़ने के लिए हमें strategic actions लेने पड़ेंगे। इसके प्रति एक सेशन हुआ और यहाँ पे बताया गया कि G20 is going to take certain actions for this। इसके अलावा if I have to sum up this entire G20 meet, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट आया था सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ही समड अप द G20 समिट विद सर्टन रिक्वेस्ट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर इज नॉट अ G20 मेंबर, बट सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर जो है विवियन बालाकृष्णन, ही पार्टिसिपेटेड एंड ही हाईलाइटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच बेसिकली सम्स अप द एंटायर G20 समिट। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने सम अप कर दिया। सबसे पहली चीज उन्होंने रिक्वेस्ट की टू ऑल द कंट्रीज और पर्टिकुलरली टू रशिया, क्योंकि अभी भी यूक्रेन से जो व्हीट एक्सपोर्ट्स आने वाले हैं ब्लैक सी से वो ब्लॉक्ड है। तो इन्होंने कहा स्टॉप वेपनाइजिंग फूड को वेपन मत बनाइएगा, विश्व शांति मेंटेन रखनी है और फूड को वेपन नहीं बनाना है। दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की इन्होंने, कीप बॉर्डर्स ओपन एंड इफ देयर इज अ टेम्पटेशन फॉर प्रोटेक्शनिज्म प्लीज रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन। ग्लोबलाइजेशन और ओपन बॉर्डर्स बहुत ही जरूरी है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस वाज हाईलाइटेड। इसके अलावा वी नीड टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स in order to increase the yield, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी पूरे विश्व में बढ़ रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन एनी अदर कंट्री, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर था, वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस ऑन ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मस्ट हैपन। तो ये चारों चीजें अल्टीमेटली समअप कर देती हैं यही चीज, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड हाउ टू काउंटर फूड एंड एनर्जी क्राइसिस। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स लेंगे G20 की तरफ से, किस तरह के स्टेप्स आते हैं टुवर्ड्स दिस एंड टुवर्ड्स दिस विल वेट फॉर दैट। स्टेटमेंट्स तो आ चुके हैं बट देखते हैं कि कोई एक्शन आता है नहीं। जब भी कोई एक्शंस आएंगे तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciative for your support. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।